मेरा नाम सलोनी है और आज मैं अपनी कहानी सुनाने वाली हूँ। मैं एक आम सी लड़की हूँ, मगर मेरी कहानी जो सुनता है उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। काश मैं कभी आम से खास बनने की कोशिश ना करती तो मेरे साथ वो ना होता जो हुआ। आज मैं जिस हाल में हूँ, कोई और होता तो शायद कब का मर जाता, मगर मुझे तो मौत भी नहीं आती। मेरे पास गुजरी हुई जिंदगी की हसीन और भयानक यादों के सिवा और कुछ भी नहीं है। ना कोई रिश्ता, ना कोई दोस्त, ना दुश्मन, बल्कि मेरा तो साया भी मेरे साथ नहीं है। ये आज से काफी साल पहले की बात है, जब मैं एक हंसती खेलती फैमिली के साथ अपने घर में रहती थी। मेरा ताल्लुक मिडिल क्लास फैमिली से था, लेकिन हमारे खानदान में भी और जहाँ हम रहते थे वहाँ पर भी ज्यादातर लोग पढ़े लिखे नहीं थे। समाज के रस्मों रिवाज और पुराने ख्यालात के लोगों के बीच रहने वाला कोई भी इंसान बिल्कुल उनके जैसा ही हो जाता है, जब तक कि उसका माहौल न बदल जाए। लेकिन हमारे यहाँ उसका उल्टा ही हो रहा था। अगर खानदान या जानने वालों में से कोई पढ़ा लिखा भी था तो वह भी दूसरों से अलग नहीं होता था, क्योंकि उसकी संस्कार और परवरिश तो उसी माहौल में हो रही थी जहाँ पर घुटन के सिवा और कुछ भी नहीं था। हम 7 बहनें थी। बहनों में छठा नंबर मेरा था। मुझसे छोटी बहन जब पैदा होने वाली थी, उस वक्त मम्मी पापा और पूरे खानदान को सिर्फ और सिर्फ बेटे की ख्वाहिश थी। मुझे तो लगता था कि अब मैं सिर्फ बेटे के लिए ही थी बेटी पैदा की थी, वरना उन्हें क्या जरूरत थी इतनी बोझ अपनी जिंदगियों पर डालने की। मैं उस समय 2 साल की थी जब मेरी छोटी बहन इस दुनिया में आई, और साथ ही मेरी मम्मी पापा मायूस हो गए। अब तो बस खींच तान कर वहाँ सातों बहनों को जैसे तैसे पाल पोस कर अपने घर और कंधों से बोझ उतारने के लिए जी रहे थे। हम अपने घर में बिल्कुल ऐसे थे जैसे भेड़ बकरियां होती हैं। ना कोई किसी की परवाह करता था और ना ही किसी को मम्मी पापा से प्यार मिलती थी। मम्मी अक्सर अपने मुकद्दर के साथ बेटियों को बिना वजह कोसती रहती थी। मुझे अच्छी तरह याद है, जब मैंने स्कूल जाना शुरू किया था तो मम्मी की बजाय मुझे बड़ी दीदी ने स्कूल जाने के लिए तैयार किया, और नाश्ता भी मुझे उसी ने करवाया था। जबकि मैं शुरू से ही मम्मी पापा का प्यार हासिल करने की कोशिश करती थी। मैं उस मोहब्बत के लिए दिन रात तरसती थी जो माँ बाप से हर बच्चे को मिलती है, लेकिन हमारे घर में तो किसी को भी नहीं मिली थी। मेरी सारी बहनें इस बात को महसूस नहीं करती थीं, लेकिन न जाने क्यों मेरे दिल से यह ख्वाहिश जाती ही नहीं थी। मेरा दिल चाहता था कि पापा हम सब बहनों के लिए मजे मजे की खाने पीने की चीज लाएं, हमारी फरमाइशें पूरी करें और हम अपने पापा के साथ बाहर जाया करें। लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ था। इसी तरह मम्मी ने कभी भी हमसे प्यार से बात नहीं की थी। अपने हाथ से रोटी खिलाना तो दूर की बात थी, मम्मी तो हमारे साथ खाना खाना भी पसंद नहीं करती थी। हमेशा अपने कमरे में या बरामदे में रखे पलंग पर बैठी रहती थी। मम्मी ने तो घर का सारा काम करना भी छोड़ दिया था। सिर्फ और सिर्फ मांस मछली ही बनाती थी। बाकी घर का सारा काम मेरी बड़ी बहनें किया करती थी। मेरी सबसे बड़ी बहन 14 साल की थी। वही घर के कामों और हम सबको संभालने में लगी रहती थी। इसके अलावा तो मेरी किसी भी बहन में एहसास नाम की कोई चीज तक नहीं थी। अगर हम में से किसी को चोट लग जाती तो बड़ी दीदी के सिवा कोई भी उसे पूछता नहीं था। अगर कोई बीमार होता तब भी वह अपने हिस्से का काम खुद ही करता था। जब हमारी माँ को ही हमारा एहसास नहीं था तो बहनों ने क्या करना था। इस तरह एक अजीब सी तन्हाई हम सबके अंदर बचपन से पल रही थी। और फिर जब मेरी छोटी बहन 1 साल की हुई तो मम्मी एक मर्तबा फिर उम्मीद से हो गई। हालांकि जिस तरह की मम्मी की हालात थी, उसके बाद तो यह सोचा भी नहीं जा सकता था कि मम्मी फिर से किसी बच्चे को जन्म दे सके। लेकिन बेटे की ख्वाहिश ने उन्हें हर हद तक ले जाने पर मजबूर कर दिया था। और जब आखिरी मर्तबा उन्हें पता चला कि वो उम्मीद से हैं, तो मम्मी और पापा ने बहुत सी मन्नतें मुरादें मानी। अब तो आए दिन पता नहीं किस किस मंदिर और मजार से प्रसाद लाकर माँ को खिलाते थे। यहाँ तक कि पापा ने कोई भी मंदिर मजार दरगाह तक नहीं छोड़ी। पापा का बस चलता तो शायद वह हर मजार और मंदिर में भी चले जाते। वो मन्नत मांगने के नाम पर जो चीजें लाकर देते थे, मम्मी वो खाती थी। उसके अलावा मम्मी खुद भी कभी किसी बाबा के पास तो कभी किसी मंदिर पर मन्नत के धागे बांधने जाया करती थी। इसी बहाने से हर दूसरे दिन हमें भी तरह तरह की चीजें खाने को मिल जाती थी।
हमारे लिए तो यह बिल्कुल एक मेले की तरह था। हम भी यह सोचकर भाई मांगने लगे कि उसके आने से शायद हमारी जिंदगियां बदल जाएं, हमारा भी किसी को कोई एहसास और कदर हो जाए। हम सब बहनों की भी यही ख्वाहिश थी कि अब हमारे घर छोटा सा भाई आ जाना चाहिए। और पता नहीं किसकी कौन सी दुआ कबूल हुई, यह ख्वाहिश पूरी हो गई जब बाकी 7 बेटियों के बाद मम्मी ने एक बेटे को जन्म दिया। घर में जश्न का समय था। अब मम्मी के तो पैर जमीन पर नहीं टिकते थे। 3 दिन मम्मी हॉस्पिटल में रहकर जब भाई को लेकर घर आई तो हमने पूरा घर सजाया हुआ था। सजावट की सारी चीजें हमें पापा ने लाकर दी थी। घर में मिठाई से लेकर खाने पीने की बहुत सी चीजें आई थी। यहाँ तक पापा ने 2 डेगों में बिरयानी पकाकर मोहल्ले में भी बांटी थी। मोहल्ले वाले रिश्तेदार सब हमें मुबारकबाद देने हमारे घर आते थे। पूरा सवा महीना ये सिलसिला चलता रहा। मेहमानों का आना जाना लगा रहता था और इसी वजह से घर में खाने पीने की चीजें आती रहती थी। पापा ने खूब खर्चा किया था। हम हैरान होते थे कि पापा कभी एक से ज्यादा फ्रूट घर में नहीं लाए थे और अब इस घर में फ्रूटों की टोकरियां भरी रहती थी। और ये सब कुछ हमारे भाई की वजह से मुमकिन हुआ था। लेकिन हमारे दिल में अपने भाई के लिए कोई भी ऐसा जज्बा या नफरत पैदा नहीं हुई थी कि उसे हम 7 बहनों से ज्यादा मोहब्बत और ध्यान दी जा रही थी। बल्कि हम तो खुद अपने भाई से बेहद प्यार करते थे। उसी में तो हमारी जान बसती थी। हर वक्त हम लोग उसे गोद में उठाकर रखते थे। एक बहन छोड़ती तो दूसरी पकड़ लेती, दूसरी छोड़ती तो तीसरी पकड़ लेती। उसे तो उस वक्त प्यार का मतलब भी नहीं पता था जब उस पर बेहिसाब प्यार की बरसात हो रही थी। पापा ने उसका नाम हिमेश रखा था। मम्मी बहुत कमजोर थी, लेकिन हिमेश बिल्कुल सेहतमंद और बहुत प्यारा बच्चा था। हिमेश 2 महीने का हो गया तब भी मम्मी ने पलंग से पैर नीचे नहीं उतारा। अब तो घर के काम काज और खाना बनाने का काम भी मेरी दोनों बड़ी बहनें ही संभालती थी। दोनों ने हाई स्कूल कर लिया था। उसके बाद पूरी तरह घर की सारी जिम्मेदारी उन दोनों के कंधों पर चली गई थी। हम बाकी 5 बहनें भी सरकारी स्कूल में पढ़ने जाती थीं। लेकिन जब हिमेश स्कूल जाने के काबिल हुआ तो पापा ने उसे प्राइवेट स्कूल में एडमिशन करवाया ताकि वो अच्छी पढ़ाई व परवरिश हासिल कर सके और फिर किसी अच्छी नौकरी पर लग के अपनी और माँ बाप की जिंदगी को संवार सके। पापा यह बात अच्छी तरह जानते थे कि जब तक हिमेश जवान होगा तो उनकी सारी बेटियों की शादियां हो चुकी होंगी। इसलिए उन्होंने कभी भी हिमेश का जिक्र हम बहनों के हवाले से नहीं किया था। वो जब भी बात करते थे हिमेश की जिम्मेदारी में सिर्फ और सिर्फ माँ बाप का नाम आता था। 2-3 साल और गुजरे तो पापा ने दोनों बड़ी बहनों की शादियां एक साथ एक ही घर में कर दी। अब जिम्मेदारियां छोटी 2 बहनों पर आ गई थी, जबकि मैं और मुझसे छोटी बहन शशि अभी अपनी पढ़ाई और हिमेश को संभालने में ही लगे रहते थे। और उसके आने के बाद मम्मी के रवैये में कुछ खास बदलाव नहीं आई थी। बस ये फर्क आया था कि अब पहले की तरह अपनी तकदीर को कोसती नहीं थी और हमें गालियां नहीं देती थी। लेकिन अपना सारा प्यार और ध्यान तो वो सिर्फ और सिर्फ हिमेश पर ही लुटाती थी। अगर कभी गलती से भी हिमेश को चोट लग जाती या वह बिना वजह भी रोने लग जाता, मम्मी पूरा घर सर पर उठा लेती थी। हम चारों की डांट उस वक्त आती थी जब हिमेश मम्मी से हमारी शिकायत लगा देता था। मैं जैसे जैसे बड़ी हो रही थी मुझे घर के माहौल और मम्मी के रवैये ने बहुत अजीब सा बना दिया था। तन्हाई तो हम लोगों में भी बहुत थी, लेकिन मेरे अंदर एक अजीब तरह की आदत पनपने लगी थी। अगर कोई मुझे किसी किस्म का नुकसान पहुंचाता था तो मैं उसे बदला लिए बगैर नहीं रहती थी। यहाँ तक कि मैंने हिमेश के साथ भी यही सब करना शुरू कर दिया। अगर वो मेरी किसी बात पर शिकायत माँ से लगाता तो मैं मौका देखते ही उसे बदला लेती थी। कभी उसकी कोई चीज तोड़ देती तो कभी गुम कर दिया करती थी। मुझे अच्छा लगता था कि वो अपनी चीजों के लिए रोए धोए और मम्मी को परेशान करे। फिर तो जैसे मैंने सबके साथ ही यह काम करना शुरू कर दिया। अगर बहनों से भी कोई मेरे साथ ऐसा करता तो उसकी भी किसी न किसी चीज को गायब कर देती या नुकसान पहुंचा देती थी। बाद में उनका रोना धोना देखकर मुझे सुकून मिलता था। मेरे अंदर ये आदत वक्त के साथ साथ पुख्ता होती जा रही थी, लेकिन मुझे इस बात का अंदाजा नहीं था कि आगे चलकर मेरे लिए ये आदत कितनी मुश्किल बनेगी। एक बार स्कूल में भी ऐसा ही हुआ। मेरी क्लास में एक लड़की जो पढ़ने में सबसे अच्छी थी और क्लास की टीचर की बेटी भी थी, उसने मेरी शिकायत एक दूसरी टीचर से लगाई।
हालांकि उसकी शिकायत गलत नहीं थी, उसके बावजूद मुझे बहुत गुस्सा आया और मैंने मौका मिलते ही ब्रेक टाइम में उसके बैग से उसकी होमवर्क वाली कॉपी और एक किताब निकाल ली और अपने बैग में रखकर घर ले गई। फिर दूसरे दिन जब उस लड़की ने सारी क्लास में वो किताब ढूंढी और उसका काम भी पूरा था, लेकिन अब होमवर्क कॉपी नहीं मिल रही थी, तो उसकी परेशानी देखकर मुझे बड़ा सा सुकून आ रहा था। मुझे पता ही नहीं चला कि जब टीचर उसे डांट रही थी तो उसने मुझे मुस्कुराते हुए देख लिया था। वह सारा माजरा समझ गई। अगली सुबह उसने अपनी माँ को सारी बात बता दी। तो उस दिन टीचर ने मुझे बहुत मारा था। मैं उस वक्त 8वीं क्लास में थी। उसने डंडे मार मार के मेरे हाथ सुजा दिए थे। मैंने तो फिर स्कूल न जाने की कसम खा ली। मम्मी और बहनें मुझे समझाने की कितनी कोशिश की। मेरी बहनों ने भी बहुत जोर लगाया, मगर मैं अपनी जिद से बिल्कुल नहीं हटी और मैंने स्कूल जाना ही छोड़ दिया। मेरे घर बैठने के बाद मम्मी को कहाँ सुकून मिलने वाला था। उन्होंने कहा कि अगर पढ़ना नहीं है तो घर के काम काज सीखो। मुझे बड़ी बहन के साथ घर के कामों में हाथ बटाने का हुक्म मिल गया। मेरे लिए ये भी आसान नहीं था, लेकिन अपनी जिद की पक्की थी, इस वजह से स्कूल जाने के मुकाबले में घर के काम करना कबूल कर लिया। मेरी दोनों बड़ी बहनें जो शादीशुदा थीं, वह जब भी आती मुझे पढ़ाई की अहमियत के बारे में बहुत समझाती थी, मगर मैं शुरू से ही ऐसी थी। एक मर्तबा अगर किसी चीज़ से इनकार कर देती या अपने दिल में कोई बात रख लेती थी, तो फिर मुझे उस बात से कोई टस से मस नहीं कर सकता था। इस तरह मैं घर में ही रहने लगी। जब मैं 17 साल की हो गई तो मम्मी पापा ने मेरी बाकी दोनों बड़ी बहनों की शादियां भी कर दी। उनकी शादियां भी एक साथ हुई, मगर वो दोनों अलग अलग घरों में ब्याह कर गई थी। अब घर में सिर्फ हम 3 बहनें बाकी थी और हिमेश था, जो कि मम्मी पापा का बेहद लाडला बेटा था। अब घर की सारी जिम्मेदारियां मुझ पर और मुझसे छोटी शशि पर आ चुकी थी। हम दोनों सारा दिन कामों में लगे रहते और तीसरे नंबर वाली बहन हिमेश के साथ लगी रहती थी। हिमेश पढ़ने में अच्छा बच्चा था और वो भी मेरी तरह कुछ अलग मिजाज का था। जिद और अकड़ उसके में शुरू से आ रही थी, क्योंकि मम्मी पापा के ज्यादा लाड प्यार ने उसे थोड़ा बिगाड़ दिया था। लेकिन उसकी दूसरी अहम वजह मैं थी, क्योंकि जब भी मैं ऐसी हरकतें करती थी तो मुझे देख देख कर मेरे नक्शे कदम पर चलने लग गया था। अब बहन भाइयों में घर में मौजूद सबसे बड़ी मैं ही थी, इसलिए छोटी बहन भाइयों पर खूब अपनी मर्जी चलाती। अगर माँ मुझे किसी बात से रोकती तो मैं उन्हें भी मुंह भर के जवाब दे देती थी। सिर्फ एक पापा थे जिनके सामने मैं कुछ कह नहीं पाती थी। पापा ने जानने वाले हेडमास्टर से बात करके मेरे हाई स्कूल का सर्टिफिकेट बनवा लिया था। हालांकि मैंने 8वीं के पेपर भी नहीं दिए थे, लेकिन पापा कहते थे कि इस तरह इसके रिश्ते के लिए भी परेशानी होगी, क्योंकि आजकल तो लोग पढ़ी लिखी लड़कियां मांगते हैं। मुझे इस बात पर बड़ी हंसी आती थी, क्योंकि मैं अच्छी तरह जानती थी कि हमारे खानदान में पढ़ी लिखी और अनपढ़ लड़की एक बराबर ही थी। इसका सबूत तो मेरी चारों शादीशुदा बहन थी, जो अपने ससुराल को उंगलियों पर नचाने का गुण जानती थी। उन्होंने यह सब कुछ मम्मी से ही सीखा था। मेरी चारों बहनों ही अपनी अपनी बीवियों के इशारे पर चलते थे। बल्कि मैंने तो यहाँ तक देखा था कि जब वो चारों मायके में आती थी तो मम्मी बकायदा उनको ससुराल में राज करने और पति पर हुकूमत करने के गुण सिखाया करती थी। मैं तब सोचती कि हमारी मम्मी ने बचपन से लेकर अब तक हमें कभी कोई अच्छी बात नहीं सिखाई, ना ही हमारी तरफ कोई ध्यान दी, लेकिन इन कामों में हमारी मम्मी खूब ट्रेनिंग दे रही थी। मुझसे छोटी बहन शशि ने जब हाई स्कूल कर लिया तो उसने भी बाकी बहनों की तरह स्कूल छोड़ दिया था, जबकि सबसे छोटी बहन पढ़ रही थी और वो आगे पढ़ना भी चाहती थी। दूसरी तरफ मम्मी को मेरी शादी की फिक्र हो गई, इसलिए उन्होंने रिश्ते करवाने वाली को मेरा रिश्ता देखने के लिए कह दिया था। मम्मी ने हम 5 बहनों में से किसी की भी शादी के लिए खानदान में कोई रिश्ता नहीं देखा था। उसकी वजह यह थी कि मम्मी के खानदान में किसी से बनती नहीं थी। हमारे हिसाब से तो यह बहुत अच्छा था, क्योंकि मैं खुद ऐसे खानदान से जान छुड़ाने के लिए तैयार थी। मेरे बहुत से रिश्ते आ रहे थे, लेकिन कहीं पर बात नहीं बन रही थी। कोई रिश्ता मम्मी को पसंद नहीं आ रहा था, तो किसी में पापा कोई न कोई कमी नजर आ जाती थी। मेरी मम्मी तो यह चाहती थी कि बड़ी 4 बहनों की तरह मेरी शादी भी छोटी फैमिली में हो, इसलिए अभी तक मैं बची हुई थी। मगर फिर मेरे
लिए अजीत का रिश्ता आया, जो मम्मी को पहली बार में ही बहुत भा गया था। ये रिश्ता भी रिश्ता करवाने वाले की तरफ से ही आया था। जब उसने अजीत और उसके फैमिली के बारे में मम्मी को बताया तो मम्मी ने फौरन उन लोगों को चाय पर बुला लिया। अजीत के माँ-बाप का देहांत हो चुका था और घर में सिर्फ एक छोटी बहन थी। अजीत एक अच्छी और बड़ी कंपनी में नौकरी करते थे। सैलरी भी उनकी बहुत अच्छी थी और घर भी अपना था। मुझे देखने के लिए अजीत की मौसी और बुआ आई थी। मैं वैसे भी रंग रूप में सारी बहनों से ज्यादा अच्छी थी, इसलिए उन्होंने मुझे फौरन पसंद कर लिया। मम्मी तो पहले ही जहन बनाकर बैठी हुई थी। इस तरह फटाफट ये रिश्ता पक्का हो गया। रिश्ता पक्का होने के बाद जब वो लोग तारीख लेने आए तो उस वक्त अजीत की बहन भी हमारे घर आई थी। वो मुझसे तकरीबन 4 साल छोटी होगी। बिल्कुल अजीत की हम उम्र लगती थी। मेरी शादी की उन लोगों को भी जल्दी थी और मेरी मम्मी को भी, क्योंकि उनके घर में घर संभालने वाले की जरूरत थी और अब मम्मी को एक और बोझ से पीछा छुड़ाना था। इसी वजह से शादी 1 महीने बाद होना करार पाई। शादी की तैयारियां शुरू हुई तो मुझे भी बड़ी बहनों की तरह गिना चुना दहेज मिला। मैं इन सब से खुश नहीं थी, क्योंकि न तो मुझे मेरी पसंद की चीजें दिलाई गई थी और ना ही किसी बातें में मेरी मर्जी पूछी गई थी। मैं सिर्फ और सिर्फ इस रिश्ते पर इस वजह से खुश थी, क्योंकि अजीत की तस्वीर देखते ही वो मेरे दिल में उतर गया था। दूसरी वजह यह भी थी कि सास ससुर या कोई और ससुराल के रिश्तों का झंझट नहीं था। सिर्फ एक छोटी ननद थी, वह भी कब तक भाई के घर बैठी रहेगी। आखिर को उसकी शादी भी हो जानी थी। इस तरह घर और पति मेरा अकेले का राज होगा। यही सब सोचकर मैं खामोशी से दिन गुजार रही थी। मम्मी ने जो चीज जैसी चीज दिलाई मैंने चुप करके रख ली और फिर मेरी शादी का दिन आ गया। मैं दुल्हन के रूप में बहुत खूबसूरत लग रही थी। मम्मी ने अजीत के कपड़ों के साथ साथ मेरी ननद का भी एक जोड़ा बनवाया था और फिर जब मैं दुल्हन बनकर अजीत के घर गई तो वहाँ कुछ ही मेहमान ही मौजूद थे। सबने बड़ी आवभगत की। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। वो रात सुकून से गुजर गई। लेकिन अगले दिन ही मेरे सुकून में और बेकरारी का पहला छोटा सा पत्थर गिर गया था। हुआ कुछ यूं कि अगले दिन सुबह के नाश्ते से जब सब लोग फ्री हो गए तो उनके यहाँ रस्म थी कि दुल्हन के ससुराल वालों के लिए जो जोड़े वगैरह लाती थी वो सबको दिखाए जाते थे। मम्मी ने अजीत के अलावा उसकी बहन का जोड़ा तो बनाया ही था, लेकिन एक एक जोड़ा बुआ और मौसी का भी मम्मी ने मेरे दहेज में रखा था। मेरे साथ मेरी बड़ी बहन गई थी। उसने सारे जोड़े निकाल के सबके सामने रख दिए, लेकिन बात सिर्फ अजीत की बहन रीना को अपना जोड़ा पसंद नहीं आया। तो उसने तो यह भी ख्याल नहीं रखा कि अभी शादी का दूसरा दिन है और घर में मेहमान मौजूद हैं, और मुंह बना लिया। यह देखकर अजीत साहब का दिल फौरन पिघल गया। वो कहने लगे, अगर मेरी शहजादी बहन को यह जोड़ा पसंद नहीं आया तो क्या हुआ? अपनी भाभी की अलमारी से जो भी सूट पसंद आता है वो ले लो। यह कहकर अजीत ने मेरी तरफ देखा तो मैंने इस बात में सर हिला दिया। मुझे इस बात पर गुस्सा तो बहुत था, लेकिन मैं एक दिन की दुल्हन थी, इसलिए कुछ कह नहीं सकती थी। रीना फौरन भाई की बात सुनकर मेरी अलमारी खोली और उसमें से सबसे खूबसूरत जोड़ा निकाल लिया। मैंने बड़ी मुश्किल से अपने आप को कंट्रोल में रखा और जबरदस्ती चेहरे पर मुस्कुराहट सजा ली। लेकिन उस दिन मुझे अंदाजा हो गया कि रीमा तो मिजाज और आदतों में शायद मुझसे भी 2 हाथ आगे थी। और फिर सबसे बड़ी मजबूरी तो मेरे लिए मेरे पति ही बनने वाले थे, क्योंकि मुझे नजर आ गया था कि वो अपनी बहन से किस कदर मोहब्बत करते हैं। बस उसी दिन से मेरे दिलो दिमाग में अजीब सी सोचें आने शुरू हो गई। शादी के बाद जब सब मेहमान अपने अपने घर चले गए और मैं भी मम्मी के घर से वापस होकर आ गई तो घर के काम वैसे ही पड़े थे। हालांकि मेरी शादी को तीसरा दिन था और अभी तो मेरे हाथों की मेहंदी भी नहीं उतरी थी कि मुझे घर संभालना पड़ गया। रीना तो अब नवाबजादी थी। वह तब हाई स्कूल में पढ़ती थी। स्कूल जाती और वापस आकर नवाबों की तरह अपने कमरे में घुसी रहती थी और मैं सारा दिन घर के काम करती, बल्कि उसकी सेवा भी करती थी, क्योंकि तकरीबन रोजाना अजीत मुझे यह कहना नहीं भूलते थे, रीना का ख्याल रखना, वह खाने पीने की बहुत लापरवाह है, इसलिए उसे खाना खुद देना।
सुबह नाश्ते के बाद ऑफिस जाते हुए जरूर अजीत मुझे यह बात कहते थे, क्योंकि दोपहर के वक्त वह घर में नहीं होते थे और जब शाम को वापस आते तभी उन्हें सबसे पहले अपनी बहन अपनी नजरों के सामने चाहिए होती थी और बहन भी भाई के आगे पीछे ही फिरती रहती थी। मैं या तो ज्यादातर कामों में लगी रहती या फिर उन दोनों की बातें सुनती रहती थी। बहुत कम ऐसा होता था कि वो लोग किसी बात में मुझे शामिल करते, वरना ज्यादातर तो उनकी बातें आपस में ही होती रहती थी। कभी कभी हंसी मजाक में लग जाते और कभी किसी और बात को लेकर बैठ जाते थे। मैं मुस्कुरा मुस्कुरा के कभी खाना टेबल पर लगाती तो कभी उनको चाय बनाकर देती थी। वैसे तो सब कुछ अच्छा ही जा रहा था, लेकिन मेरे दिल में धीरे धीरे अपनी ननद के लिए अजीब सी जज्बात पैदा होना शुरू हो गए। मुझे ऐसा लगने लगा था कि जैसे वह कुछ ज्यादा ही भाई के करीब है, जिसकी वजह से मेरी अजीत के दिल में और उस घर में वह अहमियत और कदर नहीं है जो कि होनी चाहिए। और उसी अहमियत और कदर के लिए मैं सारी जिंदगी तरसती आई थी। बहुत कोशिश की कि मेरे दिलो दिमाग में रीना के लिए कुछ गलत सोच पैदा ना हो, लेकिन ज्यादा दिन तक मैं अपने कोशिशों में कामयाब नहीं हो सकी। एक दिन जब अजीत ने मुझे अपने ऑफिस से ही फोन करके तैयार रहने के लिए कहा, मुझे उस रात डिनर पर ले जाने वाले थे। हमारी शादी को तकरीबन 1 महीना हो गया था, लेकिन हम दोनों कहीं पर भी बाहर घूमने फिरने नहीं गए थे, इसलिए मैं बड़ी खुश थी। उनके आने से थोड़ी देर पहले मैं बड़े दिल से तैयार हुई और जब वो आए तो उन्हें पानी वगैरह देकर मैं उनके पास बैठ गई। कुछ देर बाद उन्होंने मुझे पूछा कि रीना नजर नहीं आ रही, वो कहाँ है? उसे भी कहो कि तैयार हो जाए और हमारे साथ डिनर पर चले। यह सुनकर तो मेरे तन बदन में आग लग गई, लेकिन मैं अच्छी बीवी और अच्छी भाभी होने का ड्रामा किया और खामोशी से सिर हिलाती हुई रीमा के कमरे में चली गई। मगर उसे तो बुखार था, वह सर से पैर तक कंबल ओढ़कर लेटी हुई थी। मैंने सोचा कि अच्छा ही हुआ, इसी बहाने से हम दोनों अकेले तो बाहर जा सकेंगे। मैंने जब जाकर यह बात अपने पति को बताई तो मेरी सारी चालें उल्टी पड़ गईं। वो फौरन सारा कुछ छोड़ छाड़ कर बहन के पास चले गए। हालांकि उसे मामूली सा बुखार था, उसके बावजूद अजीत वहां से हिले तक नहीं। डिनर पर जाना तो दूर की बात थी, अजीत ने तो सारी रात बहन के कमरे में बैठकर पहरा दिया था, जैसे पता नहीं रात की किसी पहर उसकी बहन का दम निकल जाता। मुझे रह रहकर अपने ननद पर गुस्सा आ रहा था। एक तो मैं उस रीना की वजह से अपने पति के साथ बाहर नहीं जा सकी थी। दूसरा, मैं यह अच्छी तरह समझ गई थी कि मेरे पति के लिए मेरी कोई अहमियत नहीं है। जैसे हमारे माँ बाप ने सारी जिंदगी हमारे भाई को अहमियत दी और हमें पूछा तक नहीं, अब यहाँ पर भी मेरे साथ वही होने वाला था। जैसे लगता था कि मैं जैसे ही इस घर में नौकरानी की हैसियत से आई हूँ, जो बस उनकी सेवा करती रहूंगी और पता नहीं रीना की शादी कब होगी और कब वह यहाँ से जाएगी। लेकिन तब तक क्या मैं इसी तरह मैं जलती भूनती रहूंगी? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। यही सब सोचते सोचते मेरी आंख लग गई। सुबह सवेरे अजीत ने मुझे आकर उठा दिया और कहा कि रीना के लिए अच्छा सा नाश्ता बनाओ। उसका बुखार उतर चुका था और अब उसका कुछ खाने को दिल कर रहा था, लेकिन मेरा दिल चाह रहा था कि मैं नाश्ते में जहर मिला दूं ताकि मेरी जान इससे छूट जाए। मगर अफसोस तो यही था कि मैं कुछ कर नहीं सकती थी। अब मैंने रीना से जान छुड़ाने के तरीके सोचना शुरू कर दिए। बहुत कोशिशों के बाद मैं उस घर में 6 महीने गुजार सकी थी, लेकिन कभी कभी मुझे लगता था कि मेरी बर्दाश्त खत्म हो जाएगी और मैं रीना के साथ ही वही सलूक करूंगी जो बचपन से बाकी सबके साथ करती आई थी। और मैंने ऐसा करने की कोशिश भी की, लेकिन फिर मुझे ख्याल आया कि अगर मैं उसे या उसकी किसी चीज को किसी किस्म का नुकसान पहुंचाने की कोशिश करूंगी तो बात सीधी सीधी मुझ पर आएगी, क्योंकि घर में मेरे अलावा वो दोनों भाई बहन ही थे। इसीलिए मैंने कुछ और सोचना शुरू कर दिया। उसका कॉलेज शुरू हो चुका था और अजीत ने उसे मोबाइल फोन भी दे दिया था। अब तो टीवी या मोबाइल से ही चिपकी रहती थी। मुझे यह भी नहीं पता था किससे बातें करती रहती है, लेकिन हर वक्त फोन उसके हाथ में होता था। पहले तो मैं उसकी शादी के बारे में सोच रही थी, मगर अच्छी तरह जानती थी कि अजीत कभी भी अपनी बहन की शादी पर इतनी जल्दी तैयार नहीं होंगे।
लेकिन फिर भी मैंने एक दिन अजीत से बात की तो उन्होंने वही जवाब दिया जिसका मुझे लगा था। वह कहने लगी कि अभी तो रीना बहुत छोटी है, वह अपनी पढ़ाई पहले पूरी कर ले। मैं तो चाहता हूँ कि वह कोई जॉब भी करे ताकि उसे कुछ दुनियादारी का तजुर्बा भी हो। फिर मैं उसकी शादी किसी अच्छे घर में करूँगा। अजीत की तो इतनी लंबी प्लानिंग सुनकर मेरा दिल और बेचैन हो गया। फिर एक दिन जब रीना स्कूल से आई और खाने के बाद अपने कमरे में चली गई तो मैं उसके लिए चाय लेकर उसके कमरे में गई तो मैंने देखा कि वो मोबाइल फोन पर किसी से बातें करने में बिजी थी। उसने मुझे देखते ही फोन रख दिया तो मुझे कुछ अजीब सा महसूस हुआ और मेरे दिमाग में ख्याल आया मैं जो करना चाहती थी। मुझे इस बात का अंदाजा था कि यह काम दुरुस्त नहीं है, मगर मेरे पास उसके अलावा और कोई रास्ता भी नहीं था। अब मैंने मौके की तलाश शुरू कर दी। अपने प्लान को अंजाम तक पहुंचाने के लिए मैंने वो सारे इंतजाम कर लिए जो जरूरी थे और फिर एक दिन मौका मेरे हाथ लग गया। जब रीना कॉलेज से घर आकर अपने कमरे में बंद थी तो मैंने शाम के वक्त अजीत के आने से कुछ देर पहले किसी बहाने से उसे छत पर भेज दिया। मुंह बनाती हुई वह छत पर चली गई तो मैंने मोहल्ले के एक लड़के को घर में बुलाया और उसे रीना के कमरे में जाने को कहा। थोड़ी देर बाद ऊपर से नीचे आई और दोबारा अपने कमरे में चली गई। उसी वक्त गेट से अजीत घर में प्रवेश हुए तो मैं घबराई हुई अजीत के पास गई और मैंने कहा कि पता नहीं रीना के कमरे में कौन सा लड़का मौजूद है, अंदर से आवाजें आ रही हैं। यह सुनकर अजीत ने फौरन अपना सूटकेस रखा और मेरे साथ रीना के कमरे की तरफ जा रहे थे। उसी वक्त रीना भागती हुई अपने कमरे से बाहर निकली और पीछे ही वो लड़का था। वह बहुत ज्यादा घबराई हुई थी। उसने भाई को देखा तो और घबरा गई, लेकिन फटाफट अपने भाई के सीने से लग गई और कहने लगे कि पता नहीं कौन है और मेरे कमरे में कैसे आ गया। मैंने मौके का फायदा उठाते हुए झूठ बोल दिया कि अजीत इसी की आवाजें अंदर से आ रही थी कि काफी देर से अंदर था और मैं बाहर खड़ी सुन रही थी। उसी वक्त वो लड़का भागता हुआ घर से बाहर निकल गया तो अजीत को इस बात पर यकीन हो गया कि वाकई उसे रीना ने ही कमरे में बुलाया था। अजीत का गुस्सा बहुत बुरा था। जिस बहन पर जान छिड़कते थे और उसी पर अंगारे बरसा रहे थे। अजीत ने रीना के मुंह पर थप्पड़ मारा और गुस्से में उसे घर से जाने के लिए कह दिया। मैं अजीत को रोकने की कोशिश की और कहा कि उसे घर से मत निकालें, बस इसकी शादी किसी अच्छी जगह पर कर दें। लेकिन अजीत ने मेरी एक न सुनी और दोबारा अपनी बहन को घर से निकलने के लिए कहने लगे। वो भी आखिर रीना थी। उसने भी कुछ सोचा न समझा और फौरन घर से बाहर चली गई। उसके जाते ही मुझे अंदर सुकून सा महसूस हुआ। मैंने तो सोचा था कि उसकी शादी की बात करके किसी जगह उसकी शादी करवा के जान छुड़ा लूंगी, लेकिन वो तो हमेशा के लिए मेरे घर से दफा हो चुकी थी। अजीत बड़े परेशान थे, बल्कि उन्होंने तो इस बात के बाद न खाना खाया और ना ही मुझसे नजरें मिला रहे थे। रीना को घर से गए हुए 4-5 दिन गुजर गए थे। मुझे नहीं पता था कि वो कहाँ है, लेकिन मैं बड़ी खुश थी। अलबत्ता अजीत की हालत कुछ अच्छी नहीं थी। वह न तो ठीक से खाना खाते थे और न ही मुझसे बातें कहते थे। मैंने सोचा खुद ही कुछ दिन में सेट हो जाएंगे। फिर मैं मम्मी की तरफ जाने का सोच रही थी तो अजीत ने सुबह ऑफिस जाते हुए मुझे मम्मी के घर छोड़ दिया और बाहर से ही अपने ऑफिस चले गए। लेकिन मैं जैसे ही अंदर गई तो मेरे ऊपर जैसे बिजली गिर पड़ी थी, क्योंकि वहां पर रीना मेरे भाई के कमरे से बाहर निकलती हुई मुझे नजर आई। मुझे देखकर वह फिर रुक गई। मम्मी बरामदे में बैठी थी। मैंने किसी को न नमस्ते किया न किसी का हाल पूछा। मैंने उनसे कहा कि ये यहाँ पर क्या कर रही है? तो उसी वक्त मेरा भाई कमरे से बाहर आया और कहने लगा कि जो तुमने रीना के साथ जो करना था वो कर लिया। उस पर चरित्रहीन का इल्जाम लगाकर उसे घर से निकलवा दिया। तुमने क्या सोचा था कि किसी को पता नहीं चलेगा कि ये सब तुम्हारी साजिश थी? मैं सब जानता हूँ, क्योंकि उस दिन फोन पर मैं ही रीना से बात कर रहा था। मैंने सोचा था कि सही वक्त आने पर तुम्हें बताऊंगा कि मैं रीना को पसंद करता हूँ और उसी से शादी करना चाहता हूँ, मगर तुमने तो बड़ी जल्दी की अपनी ननद से जान छुड़ाने की। जब उसे तुम लोगों ने घर से निकाल दिया
तो ये सीधे यहाँ पर आ गई। मैंने मम्मी पापा को सब बात बता दी, इसलिए उन्होंने हम दोनों का शादी करवा दिया और अब यह मेरी इज्जत है। मैं ये सब कुछ सुनकर वहीं पर बैठ गई। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब मैं क्या करूं और क्या कहूं। उसी वक्त बाहर का दरवाजा जोर से खुला और अजीत अंदर आए और मेरी हैरानी की इंतहा न रही। वह बहुत ज्यादा गुस्से में थे। उन्होंने सारी बातें सुन ली थी क्योंकि मैं अपना मोबाइल कार में ही भूल गई थी और मुझे वही देने के लिए वो मेरे पीछे आए थे। लेकिन यहाँ पर ये सब बातें सुनकर वह दरवाजे के बाहर ही रुक गए। उन्होंने उसी वक्त मुझे तलाक दे दी और अपनी बहन से माफी मांगकर वहां से चले गए। पल भर में मेरी दुनिया उजड़ चुकी थी। मैंने जो गड्ढा रीना के लिए खोदा था, मैं अब उसमें खुद गिर गई थी। आज इस बात को काफी साल चुके हैं। मैं भी अपने पापा के घर में ही रहती हूँ, जहाँ पर मेरा भाई और रीना मेरे साथ रहते हैं। पापा का देहांत हो चुका है। सबके होने के बावजूद उस घर में मैं बिल्कुल अकेली हूँ, क्योंकि कोई भी मुझसे जरूरत के अलावा बात नहीं करता। अजीत भी दूसरी शादी कर चुके थे। काश मैं अपनी ननद के साथ वो सब ना करती तो मेरी जिंदगी बर्बाद ना होती। मैं बड़ी थी, मुझे अपना दिल भी बड़ा कर लेना चाहिए था, मगर मैंने तो 16 साल की एक मासूम लड़की के साथ दुश्मनी कर ली थी। लेकिन असल में अपनी दुश्मन मैं खुद थी और मुझे ये सजा सारी जिंदगी भुगतनी थी। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।